उत्साह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक का साइंस का पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। इसी तरीक़ा से कई साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कई पार्ट में मैं डिवाइड करके बताऊँगा। पर डे साइंस का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मैं वीडियो डालूँगा नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेला। इसमें हम जो साइंस से आज उठाया हूँ, मैं पहला क्वेश्चन उठाया हूँ ये प्रकाश का परावर्तन से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ये हम पहले समझते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक तरह से रोशनी होती है। प्रकाश एक तरह से क्या होती है? रोशनी होती है। और रोशनी जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए देखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। इधर उधर से बात करने से बेहतर है कि टॉपिक पे आते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग के लिए हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है, हर एक क्षण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 17 फरवरी से एग्ज़ाम है मैट्रिक का, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। दर्पण सूत्र को लिखें तो दर्पण सूत्र है 1/v। देख लीजिए क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा 1/v, तो v क्या है, u क्या है और f क्या है। तो v जो बोलते हैं उसको प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं, और u जो बोलते हैं वो वस्तु की दूरी को बोलते हैं, और f जो बोलते हैं वो फोकस दूरी को बोलते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होता है। जिस तरीक़े से ये आईना है, क्या है, ये आईना है, समतल दर्पण है। इसके आगे जो कोई वस्तु रखेंगे, ये आईना है, आईना के वस्तु, जब भी कोई वस्तु को आईना के आगे रखते हैं तो उस वस्तु से आईना का दूरी जो होता है वो u होता है, जिसको बोलते हैं हम वस्तु की दूरी। और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब आईना के अंदर जो बनेगा, प्रतिबिंब जो आईना के अंदर बनेगा, तो वो हो गया प्रतिबिंब की दूरी, यानी v हो गया। और फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो है दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा फोकस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यानी f वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यहाँ देखिए क्या होती है, बटा 2 यानी आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर में बोल रहा है गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या मतलब r। तो ऐसे इसको समझना है, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर सूत्र ये क्या होता है, याद रखना 2f। तो r बराबर यानी 2f। इसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा दुगुनी, वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, दुगुनी होगी। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी r, उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है। तो उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। उसकी फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, वो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण, एक क्वेश्चन और भी बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किस जगह पे वस्तु रखेंगे जो कि बहुत बड़ा बनेगा। तो याद रखना है वो ध्रुव यानी P पे, वस्तु को अगर P पे रखेंगे तभी उत्तल दर्पण में वह प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है, ठीक है।
ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नीचे देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, समतल दर्पण। यहाँ देखिए नीचे 7 नंबर बोल रहा है समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, हमेशा याद रखना है, समतल दर्पण जो एकदम समतल उसी को बोलते हैं जो एकदम प्लेन हो। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट देखते क्या है, सबसे नीचे देखिए अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखना है कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी समान बनेगा। तो अगर अवतल दर्पण में अगर हम फोकस पे कोई चीज़ को रखेंगे, कोई वस्तु को, तो याद रखना है प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने फोकस पे अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर वस्तु को रखें जो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। यानी अगर कोई 10 सेंटीमीटर लंबा है, और उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ध्रुव, याद रखना है वो वक्रता केंद्र पर जब कोई सी चीज़ को रखते हैं, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, एकदम बराबर बनेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कि ऊपर देखिए यहाँ क्या है, ऊपर में ठीक है, बोल रहा है किस दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। तो ये किस दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है जनरली गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये समझ लेना है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है, जो वस्तु होगा वो छोटा बनेगा। अच्छा, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी जो गाड़ी से जो चालक होते हैं वो अपने साइड मिरर से जो कोई चीज़ को देखते हैं पीछे की ओर, उससे चीज़ क्या दिखते हैं, छोटा दिखता है, जिसके कारण घबराहट नहीं होगा, हड़बड़ाएंगे नहीं और वो आसानी से गाड़ी पार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज़ होता है। याद रखना गाड़ी के हेडलाइट में जो यूज़ होता है वो अवतल दर्पण। जितना भी लाइट का बात आए, जैसे मान लिए कि डॉक्टर जो यूज़ करता है रोगी को देखने के लिए टॉर्च, या गाड़ी का जो हेडलाइट है, चाहे बस हो ट्रक हो, जितने भी हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर जो कटोरा होता है, जो बल्ब, जिस लाइट के सामने बल्ब होता है, बल्ब के पीछे कटोरा होता है, वो जनरली अवतल दर्पण का होता है। ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है रेयर केस में बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, टॉर्च सर्च लाइट। अभी जस्ट मैंने बोला जो भी लाइट का बात आए उसमें याद रखना कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट आते हैं नंबर 12 में, डॉक्टर रोगियों के नाक और कान देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ करते हैं। यानी टॉर्च जो यूज़ करते हैं, टॉर्च में किस दर्पण का यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर याद रखना क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। इसका क्या होगा आंसर, अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण जनरली हम अभी जस्ट बोले किसी भी लाइट के पीछे, जो लाइट के बल्ब के पीछे जो चमकीला जो होता है वो हमेशा याद रखना अवतल दर्पण होता है। और गाड़ी के जो साइड मिरर, देखिए गाड़ी का साइड मिरर अलग हो गया और हेडलाइट अलग हो गया। हेडलाइट यानी हेडलाइट जो होगा, जो भी लाइट होगा उसमें बल्ब होगा, और बल्ब के पीछे जो चमकीला पार्ट्स होगा उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जिससे लुकिंग ग्लास जिसको बोलते हैं, जैसे पीछे में कौन सा गाड़ी आ रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रहा है, तो उसको देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 13, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टी, हम जस्ट बोला सौर भट्टी बोले या सौर कुकर, तो याद रखना है सौर भट्टी कभी बोल देगा, कभी सौर कुकर बोल देगा, सौर कुकर। तो सौर भट्टी और सौर कुकर में जो यूज़ होता है वो अवतल दर्पण का यूज़ होता है। जस्ट मैं बोल दिया, सिर्फ एक गाड़ी के साइड मिरर में जो यूज़ होता है वो उत्तल दर्पण होता है, अन्यथा सब में अवतल दर्पण। नाई जो यूज़ करते हैं, नाई जो बारबेरर जिसको बोलते हैं, नाई जो यूज़ करते हैं किस दर्पण का यूज़ करते हैं। तो नाई जो यूज़ करते हैं जनरली अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी ग्राहक उस दर्पण के आगे बैठेगा उसका चेहरा क्या दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, और उसका दाढ़ी कहाँ छूट रहा, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, वो कटने में आसानी होगा। उससे अवतल दर्पण से नाई जो बनाते हैं हजामत, उनको भी आसानी होता है, और जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक जो बाल कटाने आते हैं, उनको भी आसानी होता है। इसलिए नाई लोग जो है जनरली अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नीचे सबसे देखिए
आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन बराबर जो होता है वो सूत्र है ये, आवर्धन बराबर जो होता है, यहाँ पर कट गया, मैं लिख देता हूँ। तो आवर्धन बराबर जो होता है जनरली, और से आवर्धन समझ जाना, आवर्धन बराबर जो होता है ऊपर में होगा प्रतिबिंब की दूरी और नीचे होगा वस्तु की दूरी। पौ का मतलब हो गया प्रतिबिंब और वो का मतलब हो गया वस्तु की दूरी। इसको शॉर्ट में अगर बोलें तो आवर्धन बराबर m बराबर v/u। जनरली अवतल दर्पण के लिए जब पूछेगा तो हमेशा u माइनस होगा, समझ गए ना। आवर्धन में m बराबर माइनस v/u होता है, माइनस v/u होता है। v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब हो गया वस्तु की दूरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है क्या, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, अच्छा, दर्पण की फोकस दूरी, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो है कट गया है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि वक्रता त्रिज्या 24 है, यदि वक्रता त्रिज्या 24 है यानी r बराबर 24 है तो f क्या होगा? तो जस्ट f क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, 24/2। 24 का आधा जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। यानी यहाँ जो आंसर होगा देख लीजिए, यहाँ बना हुआ है 12 होगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और याद रखना है अवतल दर्पण, ये देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो ये यहाँ हो गया, अवतल दर्पण का ये यानी वक्रता केंद्र इधर हो गया, और जो भी दर्पण के सामने होता है वो हमेशा माइनस होता है, और जो भी दर्पण के पीछे होता है वो हमेशा प्लस होता है। ये याद रखना है, जो भी दर्पण के आगे होता है वो हमेशा माइनस होता है, और जो भी दर्पण के पीछे होता है वो हमेशा प्लस होता है। जब अवतल दर्पण में कोई भी चीज़ जो है दर्पण के आगे रखते हैं, दर्पण के आगे, यानी u भी इसमें माइनस होगा, याद रखना है। अवतल दर्पण में u भी माइनस में होगा और भी माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, याद रखना है। लेकिन f जो होगा f भी हमेशा माइनस में होगा, याद रखना है। अवतल दर्पण में u हमेशा माइनस में होगा और f भी हमेशा माइनस में होगा, लेकिन भी प्लस और माइनस दोनों में होगा। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, यानी सॉरी उत्तल दर्पण है, यहाँ बोल रहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी? तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहे हैं। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो रंगा हुआ भाग होता है वो अंदर होता है, और इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो उत्तल दर्पण का सामना हो गया ये, उत्तल दर्पण का सामना हो गया ये, और पीछे हो गया ये। तो पीछे जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा, नहीं प्लस में होगा, और आगे जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो कोई भी चीज़ को जो हम रखेंगे उत्तल दर्पण में, जिधर रंगा हुआ भाग होता है उधर रखते हैं। तो रंगा हुआ भाग इधर रखेंगे, तो यानी R और F, इसमें उत्तल दर्पण में R और F जो होता है वो क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। क्या चीज़ में होगा, हमेशा प्लस, धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा क्या चीज़ में होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये लेसन फर्स्ट से क्वेश्चन था। लेसन फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं बोलता हूँ कि लेसन 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है। लेसन 2 में बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन। लेसन 2 में है प्रकाश के अपवर्तन। यहाँ देखिए प्रकाश के अपवर्तन, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे ऑब्जेक्टिव ही बता रहा हूँ। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ देखिए 2 नियम है, ठीक है। परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। अब एक क्वेश्चन नीचे देखिए क्या बोल रहा है, नीचे देखिए यहाँ बोल रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, क्यों? यानी पानी से भरी बाल्टी है, ये पानी से भरी बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो जब खाली रहेगा तो इसमें गहराई जहाँ वहीं दिखेगा, लेकिन पानी अगर भर देंगे तो गहराई उठी हुई मालूम देगी। तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का अगर डाल दे तो सिक्का यानी 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का उठा हुआ मालूम देता है, क्यों? तो 5 रुपये का सिक्का 10 रुपये का सिक्का उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण मालूम देता है। एक क्वेश्चन और है, जब पानी से भरी हुई बाल्टी में एक छड़ी डालेंगे तो छड़ी टेढ़ी मालूम देती है। तो पानी से भरी बाल्टी में जब एक सीधी छड़ी जब डालते हैं तो वो छड़ी टेढ़ी इसलिए मालूम देती है। वो भी, इसका भी आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखते हैं आगे पार्ट क्या है। आगे बोल रहा है कि देखते हैं
प्रकाश के अपवर्तन में जो इसका दूसरा नियम है, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको स्नेल के नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम को म्यू से डिनोट करते हैं। स्नेल के नियम को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्नेल के नियम को जो है म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं, इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो याद रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर भी होता है साइन आई बटा साइन आर। और स्नेल का नियम भी यानी अपवर्तनांक को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम जो होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम उसको स्नेल के नियम भी कहते हैं, यानी अपवर्तनांक से यूज करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है? तो जनरली लेंस बनाने के लिए जो किया जाता है उपयोग, यहाँ लकड़ी नहीं होगा। लेंस बनाने के लिए उपयोग जो होता है कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का किया जाता है। कांच और प्लास्टिक और शीशा, कांच, प्लास्टिक और शीशा, ये 3 चीज़ का यूज़ जो है कांच बनाने के लिए किया जाता है, लकड़ी का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ समझिए अब सूक्ष्मदर्शी क्या बोलता है। सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, सूक्ष्मदर्शी, और एक है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में पहले अंतर जान लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ को देखने के लिए जो इस यंत्र का यूज़ करते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और दूरदर्शी का मतलब हो गया दूर में स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, यानी कोई वस्तु अगर बहुत दूर में उसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं तो उसको देखने के लिए दूरदर्शी का यूज़ होता है। दूरदर्शी को दूसरा नाम है दूरबीन। दूरदर्शी का दूसरा नाम है दूरबीन। तो यहाँ पर इस पे देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है कि सूक्ष्मदर्शी पे कौन सा लेंस होता है। तो याद रखना सूक्ष्मदर्शी पे ये लेंस है कौन सा? उत्तल लेंस। याद रखना सूक्ष्मदर्शी से उत्तल लेंस। और एक अवतल लेंस जो होता है वो दूरदर्शी में, अवतल। दूरदर्शी में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। दूरबीन में कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस। और सूक्ष्मदर्शी में जैसे डॉक्टर लोग जैसे पैथोलॉजी वगैरह में पैथोलॉजी टेक्नीशियन जो है जनरली यूज़ करते हैं छोटे छोटे चीज़ को, सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव को देखने के लिए यूज़ करते हैं वो सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है और दूरदर्शी में जो होता है वो अवतल लेंस होता है। याद रखना हमेशा। इससे एक क्वेश्चन और है, मनुष्य के आँख जो होते हैं ना, हमारे आँख, मनुष्य का आँख जो है किस लेंस का है? मनुष्य का आँख जो है ये उत्तल लेंस का। मनुष्य का आँख जो है किस लेंस का है? यानी मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस है? याद रखना मनुष्य के आँख में जो है उत्तल लेंस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, सुन करके नोट कर लेना है। तो अभी मैंने बताया सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और दूरदर्शी में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। याद रखना सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और दूरदर्शी यानी दूरबीन में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। याद रखना है। और एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो वो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जो कहते हैं वो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। VVI क्वेश्चन, इसको रट लेना है। इसमें एक क्वेश्चन और इसी को पलट के बोल देगा, अभिसारी किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इस तरीके से याद करना, ठीक है। यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी को कहते हैं। अभिसारी किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। एक इसी में एक क्वेश्चन है, अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस अपसारी लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखना अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। कंफर्म रहना, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपका रहेगा, ठीक है। कई पार्ट में मैं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इसे आप ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, नोट करना है। इसमें जो लिखा हुआ आपके स्क्रीन में जो लिखा हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा मैं अतिरिक्त क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ अतिरिक्त क्वेश्चन उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम अपने मन से और ला रहे हैं कि मनुष्य का जो आँख है वो उत्तल लेंस है, सब जान रहे हैं। तो उत्तल लेंस से, मनुष्य का आँख में जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमारे आँख से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे आँख से जो प्रतिबिंब बनता है, हमेशा याद रखना है, हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, कैसा बनेगा? सीधा वास्तविक और छोटा। सीधा, वास्तविक और छोटा हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, वास्तविक और छोटा बनेगा। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ क्या है,
एक डायऑप्टर बराबर कितना होता है, तो एक डायऑप्टर बराबर एक डायऑप्टर बराबर होता है 1 एम पे पावर -1, 1 एम पे पावर -1, 1 एम पे पावर -1 होता है। नेक्स्ट आता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक जो होता है 33 होता है, 1.33 होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, तो इससे हमें बता देते हैं, दिमाग में रखना है, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीरा जो चमकता है प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। आगे आते हैं नेक्स्ट, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो याद रखना है प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। और यहाँ पर देखिए कट गया है क्वेश्चन, तो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण कितना डिग्री का होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जो होता है वो जनरली 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जो होता है जनरली कितना डिग्री का होता है, वो 60 डिग्री का होता है, याद रखना है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म जो बना होता है वो शीशा का, कांच का और प्लास्टिक का बना होता है। प्रिज्म जो है जनरली शीशा, कांच और प्लास्टिक का बना होता है। प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। और पांचों सतह में कितने डिग्री कोण का बनता है, यानी याद रखना 5 सतह मतलब पांचों सतह समबाहु त्रिभुज का होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है। समबाहु त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो याद रखना है समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म होता है। समबाहु त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक जो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना, 1.33 और हीरा का अपवर्तनांक कितना, 2.42, ठीक है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, उत्तल में उत्तल लेंस होता है। और दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और स्नेल का नियम यानी अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर sin I बटा sin R होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट पेज में बोल रहा है प्रिज्म किसका बना होता है, जानते हैं, अभी जस्ट बताएं। प्रिज्म जो है कांच का बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिज्म की सतह कौन सी त्रिभुजाकार होती है, तो प्रिज्म की सतह भी जस्ट में बताया समबाहु त्रिभुज की होती है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, याद रखना है। तो याद रखना है प्रिज्म जो है किस त्रिभुज आकार की होती है, तो समबाहु त्रिभुज की। कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा प्लस में होगी। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो हमेशा वो माइनस में होगी। अब हम आते हैं किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अब जस्ट में बताया अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस प्रकार का चाल सबसे अधिक होती है, यानी किसमें चाल, प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो याद रखना निर्वात। निर्वात किसको कहता है, तो निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर जीरो एयर हो, जहाँ पर जीरो एयर हो, यानी सबसे ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये ध्यान में रखना है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। जस्ट मैंने बताया u बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, नहीं सॉरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है वस्तु की दूरी और f बराबर होता है फोकस दूरी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ इसमें कि प्रिज्म से होकर क्या गुजरता है, तो प्रिज्म जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रिज्म से होकर जो गुजरता है वो श्वेत प्रकाश। प्रिज्म से होकर क्या गुजरता है, श्वेत प्रकाश। प्रिज्म से होकर क्या गुजरता है, श्वेत प्रकाश। और कितने रंग में विभक्त होता है वो, प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है, जो कि 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन अतिरिक्त मैं और भी बताना चाह रहा हूँ, किस रंग का झुक यानी सबसे कम होता है, झुकाव सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। और सबसे अधिक झुकाव जो है वो बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा झुकाव किस कलर का होता है, बैगनी का। सबसे कम झुकाव लाल कलर का, याद रखना है। और एक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य
किस रंग का होता है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल कलर का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो सबसे बेसी लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो वो बैंगनी का होता है। याद रखना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल। अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग में ज़्यादा चमक होता है, ताकि वो दूर से भी देख ले। जनरली देखे होंगे खतरा का निशान, जहाँ पर ज़्यादा खतरा होता है, खतरा का निशान में लाल कलर को ज़्यादा इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि लाल कलर जो है दूर से ही दिख जाता है। जैसे ट्रेन, अभी देखिए ट्रेन की आवाज़ आ रही है ना, तो ट्रेन का ट्रैफिक में देखिएगा कभी कभी सिंगल में लाल कलर, हरा कलर और येलो कलर होता है। तो लाल कलर में क्या इंडिकेट करता है, यानी खतरा का। तो लाल कलर इंडिकेट खतरा का इसलिए करता है कि लाल कलर दूर से भी दिख जाता है, जिस दूर से दिख रहा है यानी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। तो इसलिए याद रखना, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी का होता है। और एक क्वेश्चन आ जाते हैं एक टॉपिक पे। एक टॉपिक में ये बताना चाह रहा हूँ कि किस रंग का विचलन, वो में हर्षिका वी मतलब विचलन, किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल कलर का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है। प्रिज्म से होकर जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग में कितना होती है? 7 रंग में क्या होती है? बढ़ जाती है। 7 रंग में जो बढ़ जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के नोट में होगा, कोई सर टीचर वगैरह पढ़ाए होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव नेत्र से कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं। तो मानव नेत्र अभी जस्ट में बताया, मानव यानी मनुष्य का जो आँख होता है किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है और उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। और एक चीज़, तो मनुष्य का जो आँख होता है कौन सा लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र किस भाग में बनता है? तो याद रखना, रेटिना और दृष्टिपटल या रेटिना पर। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है नेत्र के किस भाग में बनता है? तो रेटिना पर। एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, आप लोग बढ़िया से सुनिएगा। मानव नेत्र में किस भाग में रंगीन होता है? मानव रंगीन चीज़ दिखता है किस भाग के कारण? तो याद रखना, आइरिस, IRIS, आइरिस के कारण रंगीन मनुष्य जो है रंगीन दिखते हैं, ठीक है। अब आता है नेत्र रेटिना, किस वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र रेटिना यानी मनुष्य के आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ, वास्तविक, उल्टा और छोटा। सॉरी, उस समय जो मैं बताया था वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो यहाँ पर बोल रहा है मनुष्य का आँख जो है वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है। मनुष्य का आँख कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में मनुष्य के आँख के थ्रू वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है? मनुष्य जो न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकता है? मनुष्य जो न्यूनतम 25 cm तक देख सकता है और अधिकतम cm, याद रखना 25 cm तक मिनिमम देख सकता है मनुष्य, और अधिकतम कितना देख सकता है? तो मनुष्य जो है अधिकतम जो देख सकता है अनंत। मनुष्य जो है अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? अनंत। समान, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। मनुष्य ने सामान्य नेत्र वाले व्यक्ति अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो अनंत। और एक ऊपर में देखिए क्वेश्चन, समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो याद रखना 25 cm और अधिकतम अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष से हम आते हैं। तो यहाँ समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। जस्ट अभी मैंने बताया, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस का चर्चा चलेगा। अवतल लेंस को इंग्लिश से बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस को बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखते हैं क्या है यहाँ, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश से बोलते हैं हम मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश से बोलते हैं मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं, क्या है बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया था? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया था। तो अब हम अवतल लेंस का प्रयोग, तो ये समझते हैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। फिर सेकंड बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखती हो और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती हो, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जस्ट उल्टा चलता है, निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि निकट का नहीं दिख रहा,
स्पष्ट। निकट में बोल रहा है, निकट दिख रहा साफ साफ, लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो इसको दूर करने के लिए जनरली अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के, एक मिनट, यहाँ क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, जब नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखे, ठीक है, और दूर की वस्तु धुंधली दिखे। नज़दीक की वस्तु, अभी जस्ट मैं बताया, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखे और दूर की वस्तु धुंधली दिखे, तो दूर की वस्तु धुंधली दिख रही है यानी उसका उल्टा दूर का निकट, तो यहाँ पर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश से बोलते हैं मायोपिया। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लॉन्ग भी पूछता है। अब हम आते हैं नेत्र। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्या नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र की फोकस दूरी जब कम हो जाएगा, ये फोकस दूरी जब कम हो जाएगा तो कौन सा लेंस होगा? तो निकट दृष्टि दोष। याद रखना है, लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाए, सिकुड़ जाए, तो निकट दृष्टि दोष होता है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या बोल रहा है। नीचे देखिए यहाँ बोल रहा है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया का उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, यानी इसका मतलब पहले समझ लीजिए, इसमें बोला दूर दृष्टि दोष यानी दूर का वस्तु स्पष्ट दिखेगा लेकिन दूर नज़दीक का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो इसका निवारण के लिए जो जनरली यूज़ होता है वो उत्तल लेंस का यूज़ होता है। यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, नीचे देखते क्या बोल रहा है कि जब दूर की, नीचे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखे और नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखे तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? तो उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपर। इसको निवारण के लिए उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है क्या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से, देखिए ऊपर में, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जैसा अभी मैं बताया, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है लाल का होता है। नंबर 20 में देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैगनी का होता है। जस्ट बता चुका हूँ। मानव नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? फिर रिपीट कर रहे हैं, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो इसमें जो बनेगा वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए धुंधली और नज़दीक, एक मिनट, क्या बोला, किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु धुंधली दिखती है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखती है? तो नज़दीक की वस्तु साफ साफ जो दिखेगी वो निकट दृष्टि दोष में, जिसको मायोपिया बोलते हैं। आगे क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। नेत्र की लेंस फोकस दूर रेटिना से बाहर जब बनेगा, रेटिना से जब बाहर बनेगा तो वो होगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जिस दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के, एक मिनट, जड़ा है, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ जड़ा दृष्टि दोष का उपचार जो है वो बायफोकल लेंस से किया जाता है, मोटी परत की चश्मी होती है ये। नेक्स्ट आते हैं, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है यानी बढ़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाती है तो वो क्या चीज़ से गुजरती है? तो वो प्रिज्म से होकर गुजरती है। तो बताए थे प्रिज्म में 5 सतह से बनता है और पाँचों सतह जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है, समबाहु त्रिभुज के रूप में होता है ये। आगे देखते हैं प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। आगे देखिए क्या, श्वेत प्रकाश में जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किसका विचलन सबसे अधिक होता है? जस्ट मैं बता चुका हूँ, विचलन सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो लाल का होता है, सॉरी सबसे कम है, सबसे कम विचलन जो है वो लाल का होता है। और इसी के नीचे वही सेम क्वेश्चन, उसका उल्टा, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म से होकर गुजरने से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है अधिक वो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। नेक्स्ट आते हैं क्या है, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कोई दिक्कत हो